15 अप्रैल 2026 पटना राजभवन। एक आदमी शपथ ले रहा है बिहार का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। नाम सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लेकिन क्या आप जानते हो, इसी आदमी को कभी मिनिस्ट्री पोस्ट से हटा दिया गया था। इसका इलेक्शन कैंसिल हो चुका था और इसने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में बार बार पार्टी चेंज की है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस सिस्टम ने इसे बार बार रिजेक्ट किया, आज वही सिस्टम इसे बिहार का सीएम बना रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये नॉर्मल पॉलिटिकल जर्नी है या सिस्टम के लूप होल का रिजल्ट? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इस स्टोरी को स्टार्ट से समझना पड़ेगा। तो हम चलते हैं साल 1968 में। बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गाँव लखनपुर, यही जन्म होता है राकेश कुमार का, जो आगे चलकर बनता है सम्राट चौधरी। उसका बैकग्राउंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। फादर शकुनी चौधरी 6 बार एमएलए एमपी रहे। मदर पार्वती देवी, ये भी एमएलए रह चुकी हैं। मतलब इनके लिए पॉलिटिक्स में एंट्री करना बहुत इजी था। लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स में एंट्री से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सर्वाइवल, और यहीं से एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। साल 1990 के अराउंड सम्राट चौधरी एक्टिव पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। इनका शुरुआत होता है समता पार्टी से, लेकिन जल्द ही शिफ्ट हो जाते हैं आरजेडी में। साल 1999 राबड़ी देवी की गवर्नमेंट में उन्हें मिनिस्टर बना दिया जाता है। सब कुछ फास्ट पेस में हो रहा था। एक यंग लीडर डायरेक्ट पावर में आ जाता है। लेकिन ये फेज ज्यादा टाइम नहीं चलता। सिर्फ कुछ महीनों बाद उन्हें मिनिस्टर पोस्ट से हटा दिया जाता है। रीजन सिंपल था, एज कंट्रोवर्सी, एमएलए नहीं होने का इशू। मतलब सिस्टम ने उन्हें पहली बार रिजेक्ट किया, और ये रिजेक्शन छोटा नहीं था, ये डायरेक्ट पावर लॉस। इसके बाद 2000 में वो इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। लेकिन 2003 में एक और शॉक, कोर्ट का डिसीजन के बाद उनका इलेक्शन कैंसिल हो जाता है। सोचो, एक बार मिनिस्टर पोस्ट से चली गई, फिर एमएलए सीट भी चली गई। एक नॉर्मल पॉलिटिशियन के लिए ये कैरियर एंड हो सकता था। लेकिन सम्राट चौधरी यहाँ नहीं रुकते हैं। 2004 में इलेक्शन हारते हैं, फिर 2010 में कम बैक करते हैं और दोबारा जीत जाते हैं। यहाँ एक पैटर्न दिखता है, सीट बैक के बाद कम बैक। अब आता है उनकी जर्नी का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, जो कि है पार्टी स्विचिंग। पहले आरजेडी में, फिर स्विच करके जेडीयू एंड फाइनली बीजेपी में। इस फेज में वो नीतीश कुमार के साथ भी काम करते हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, क्या ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था या पॉलिटिकल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी? इंडिया की पॉलिटिक्स में पार्टी स्विचिंग कॉमन है, लेकिन जब एक लीडर बार बार पार्टी चेंज करता है तो वोटर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फिर भी 2017 के बाद सिचुएशन चेंज होने लगती है। बीजेपी में उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती है। अब 2020 के बाद सम्राट चौधरी ग्रेजुअली पावर में ऊपर बढ़ने लगते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर, मिनिस्टर रोल। फिर 2023 में उन्हें बिहार बीजेपी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। यहाँ से उनकी पॉलिटिकल वैल्यू और बढ़ जाती है, क्योंकि वो ओबीसी वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। 2024 में वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। मतलब अब वो सिस्टम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके थे। और फिर आता है टर्निंग पॉइंट 2026। नीतीश कुमार जब रिजाइन कर देते हैं और उसके बाद सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया जाता है। 15 अप्रैल 2026 वो ऑफिशियली बिहार के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। एक ऐसा लीडर जिसे सिस्टम ने कभी रिजेक्ट किया था, जिसका इलेक्शन कैंसिल हुआ, जिसे कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ी, वही लीडर सिस्टम के टॉप पोजीशन तक पहुंच जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या ऐसे लीडर फ्यूचर में बिहार को बेटर डायरेक्शन दे सकते हैं? इसका आंसर सिंपल है, आप अपने कमेंट में दो, और ये चीज आपको खुद डिसाइड करनी है। और वैसे कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर लिखो। और अगर आपको ऐसी डीप डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।